नमस्कार, स्वागत है आपका मेगा स्टार आर्ट्स क्लास चनमारी मोतिहारी में। आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 2 का वीडियो पार्ट 4 करने जा रहे हैं। तो अगर आप वीडियो पार्ट 1, 2 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वीडियो जो है 1, 2, 3 वीडियो देख लें ताकि 4 समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। कि है ना, अर्थशास्त्र है ना। तो अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र वो क्या है? एक पुस्तक है। क्या है? पुस्तक है। इस पुस्तक की रचना किसने किया था? तो चाणक्य ने किया था। किसने किया था? चाणक्य ने। और चाणक्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त के राजनीतिक गुरु थे। कौन से गुरु थे? राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त के जो राजनीतिक गुरु थे वो चाणक्य थे। तो चाणक्य ने जो है एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था, क्या नाम था? तो इसका नाम था अर्थशास्त्र। अब संपूर्ण जो अर्थशास्त्र पुस्तक में जो है ना, तो चंद्रगुप्त ने कैसे शासन किया, कैसी व्यवस्थाएं बनाई, है ना, कैसे विजय प्राप्त किया, ये संपूर्ण जानकारी अगर आपको लेना है तो आपको कौन सा बुक उसके लिए उपयोगी होगा? तो अर्थशास्त्र। तो चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बुआ? विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो चाणक्य के 3 नाम हैं। चाणक्य कहिए, कौटिल्य कहिए या विष्णुगुप्त कहिए। तो चाणक्य के द्वारा रचित एक राजनीतिक और आर्थिक मार्गदर्शिका जो है, चाणक्य चंद्रगुप्त के सलाहकार थे। मतलब चंद्रगुप्त जो थे उनके सलाहकार कह सकते हैं या राजनीतिक शिक्षक कह सकते हैं। ये कौन थे? तो चाणक्य थे। अगर चाणक्य ने ही शिक्षा दिया किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। अब बात आती है साहित्य की, है ना। तो चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो या पुराण हो, इन सभी में, इनमें जितने मतलब बुक है, इन सभी संबंधित जो ग्रंथ है ना, इन सब के साथ जो है संस्कृत साहित्य, साथ साथ संस्कृत साहित्य में भी, है ना, इन सभी चीज़ों का उल्लेख आपको देखने को मिलता है और चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिल जाती है। अब बात कहता है कि अशोक के अभिलेख। तो देखिए अभिलेख क्या होता है, सबसे पहले समझिए कि अभिलेख तो प्राचीन समय में, जैसे अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार अगर कोई भी काम करती है तो क्या करती है? पेपर में, न्यूज़ में, टीवी में, है ना, हर जगह अपना प्रचार कराती है ताकि जनता जो है उसके बारे में जान सके, है ना। लेकिन जरा सोचिए कि उस समय जब टेक्नोलॉजी नहीं था, जब टीवी नहीं था, अखबार नहीं था, तो आखिर राजा जो है अपने बारे में कोई साहसी काम किया या किसी को जीत लिया, किसी राज्य पर आक्रमण किया या किसी रानी से विवाह किया, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी कैसे देगा? तो प्रजा को जानकारी देने के लिए अशोक ने अभिलेख कुछ जो है बड़े बड़े पत्थरों पर, चट्टानों पर, है ना, धातुओं पर कुछ इन्होंने लिखवाए। क्या लिखवाए? लेख। अपने बारे में जानकारी दिया लोगों को ताकि लोग इन लेखों को पढ़े, है ना, और समझ सके कि उसका राजा जो है कैसा है, क्या काम कर रहा है ना, कैसी कैसी रणनीति बना रहा है। इन सभी चीज़ों को जानकारी देने का काम किया। तो इन्हीं लेखों को कहा जाता है अभिलेख। क्या कहा जाता है? अभिलेख। तो अभिलेख अगर पूछ देगा, अभिलेख कभी कभी पूछ देता है कि अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं, तो अभिलेख को जो है 3 भागों में बांटा गया है। अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है ना। तो अब विभिन्न क्षेत्र के जो चट्टान है, स्तंभों हैं, उन पर क्या किया गया? खुदवाकर राजा अपना संदेश अपने बारे में लिखवा देता था। वही क्या हो जाता था? अभिलेख हो जाता था। तो अशोक के जो अभिलेख हैं इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? मैंने अशोक की जो अभिलेख हैं, अशोक ने जो अभिलेख लिखवाया है, ये महत्वपूर्ण है कि नहीं है? तो है, क्योंकि अभिलेखों से ही हमें अशोक के शासनकाल के बारे में पता चलेगा। तो इसलिए यह क्या है? महत्वपूर्ण है। तो अशोक भारतीय इतिहास के पहले वह राजा थे जिन्होंने जनता के लिए अपना संदेश क्या किया था? लिखवाया था, ताकि जनता भी हमारे बारे में जान सके।
है ना। और प्राकृतिक चट्टानों पर भी लिखवाया, बड़े बड़े पत्थरों पर लिखवाया, है ना। चमकदार पत्थर के स्तंभों पर भी लिखवाया, मतलब हर वो चीज़ पर लिखवाया जिससे लोग जो है आसानी से पढ़ सके, उसके बारे में जान सके। कहता है कि अशोक की धम, तो देखिए बुआ ये धम है और एक होता है धर्म, तो धर्म नहीं पढ़ना है हम लोगों को, धम पढ़ना है, ठीक है। तो अशोक का धम के बारे में करना है, तो अशोक ने के जो प्रशासन है, देखिए अशोक के धम क्या हुआ कि एक कलिंग की लड़ाई लड़ी। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में एक कलिंग की लड़ाई लड़ी। कौन सी लड़ाई लड़ी? कलिंग की लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई में इतना ज़्यादा खून खराबा हुआ कि इस खून खराबा को देखकर जो है अशोक का हृदय जो है द्रवित हो गया, पिघल गया, और उसने कभी भी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ले ली और कहा कि हम युद्ध के जगह पर, युद्ध विजय के जगह पर हम धम विजय को प्राप्त करेंगे। यानी धम क्या है? तो एक तरह के बुआ नियम है। धम क्या है? एक तरह का नियम है। तो जो लोगों ने अशोक के द्वारा कहा गया जो नियम का पालन किया, यानी अशोक का धम का पालन किया। तो कह रहा है कि अशोक की जो प्रशासन है कुछ उसमें नियम को स्थापित किया गया जिसे अशोक का क्या कहा गया? धम कहा गया, है ना। इसके अनुसार धम के माध्यम से लोगों के जीवन, संसार तथा इसके बाद इसका संसार में अच्छा रहेगा, इसके लिए ऐसा संदेश लिखवाया गया ताकि मतलब कि हिंसा का मार्ग अपनाने का अहिंसा का मार्ग अपनाने का काम किया, हिंसा का मार्ग छोड़ दिया, है ना। अब कहता है कि धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्र नाम के अधिकारियों को नियुक्त किया। तो देखिए जो लोग धर्म के प्रचार के लिए नियुक्त किए गए उन लोगों को कहा गया धर्म महामात। क्या कहा गया? धर्म महामात कहा गया। तो अशोक का धर्म का विशेषता क्या है? आखिर अशोक ने अपने धर्म में ऐसी कौन सी बातें लिख दी, ऐसी कौन सी बातें थी जो अच्छी थी और उसको लोगों ने फॉलो किया? आखिर कौन सी बातें थी? तो देखिए वह बातें निम्न प्रकार से थी। कुछ बातें थी कि बड़ों का सम्मान करना, सत्य बोलना, पॉइंट 2 में लिखेंगे, पॉइंट 1 में इसको लिख देंगे, है ना। तो बड़ों का सम्मान करना है, हमें सत्य बोलना है ना, झूठ नहीं बोलना है। अपने से छोटों के साथ उचित व्यवहार करना। अब ऐसा नहीं है कि कोई छोटा बच्चा है उसको आप गाली दे के बुला रहे हैं, रे तो कह के बुला रहे हैं, तो वो भी आपका रिस्पेक्ट जो है नहीं करेगा। विद्वानों, ब्राह्मणों के प्रति जो है सहानुभूति रखने की बात कही, कहा कि उनको जो है अच्छा कद्र इज्जत करना चाहिए। अहिंसा का संदेश दिया, कहा कि कभी भी किसी भी स्थिति में हमें जो है अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, मारपीट नहीं करना चाहिए। और सभी धर्मों का सम्मान किया, कहा कि सभी धर्म अपने जगह पर क्या है? सम्मान है। और दामों और सेवकों के प्रति जो है क्या किया? दयावान होना चाहिए। कहा दामों नहीं, ये हो जाएगा आपका श्रमिक हो जाएगा वहाँ पर, है ना, सेवक हो जाएगा, नौकर हो जाएगा, दास हो जाएगा, है ना। यहाँ दासो हो जाएगा, तो दासो हो, सेवको हो, इसके प्रति क्या होना चाहिए? दयावान होना चाहिए। नहीं कि आपके घर पे कोई नौकर है, नौकरी कर रहा है और उसके साथ अगर आप अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो आप अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, है ना। अगला कह रहा है कि अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश जो है प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाया, है ना। यह पहला ऐसा राजा था। इससे पहले कोई राजा अभिलेख लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए हैं, इसका ज़्यादा प्रूफ प्रमाण जो है नहीं मिलता है। कह रहा है कि अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से उन्होंने क्या किया? धर्म का प्रचार किया। मैंने अभिलेखों पर हर जगह क्या किया? धर्म के बारे में लिखवाया, अपनी बातों को रखा, और ताकि उसको लोग पढ़े, समझे और उसका प्रचार प्रसार हो सके। कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? मैंने मौर्य साम्राज्य इतना शक्तिशाली कैसे हो गया, इतना ताकतवर कैसे हो गया? तो इसके ताकतवर और शक्तिशाली होने के पीछे रीजन क्या था, है ना। तो इसके ताकतवर और शक्तिशाली होने के पीछे रीजन जो है कई रीजन थे। पहला रीजन था कि मौर्य साम्राज्य के 5 जो है प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। मतलब ये कि ये एक जगह से सत्ता को कंट्रोल नहीं कर सकता था, है ना। इसलिए इन्होंने
5 प्रमुख जो है राजनीतिक केंद्र बनाए जहां से सत्ता को संभाला जा सके। एक राजधानी बनाई, 4 प्रांतीय केंद्र बनाए। मतलब अब जैसे सपोज दैट कि हमारे प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठे हैं, तो क्या दिल्ली से बैठ के सब देश को कंट्रोल कर पाएंगे अकेले? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या है कि हर स्टेट बाई स्टेट बांट दिया गया है, हर जगह न्यायपालिका बैठाई गई है ना। कार्यपालिका काम करती है, न्यायपालिका काम करती है, विधायिका काम करती है, तब ना देश जो है चलता है। एक आदमी किसी इतना बड़ा देश को अकेले कैसे कंट्रोल करेगा? इसीलिए इन्होंने क्या किया, 4 प्रांतीय जो है क्षेत्र बनाए जहां से शासन को चलाया जा सके। अब जो है और उस मगध जो था, मगध, उस मगध का जो राजधानी बनाया, वह राजधानी क्या बनाया? पाटलिपुत्र। क्या बनाया? जो वर्तमान समय में, इसको हम लोग वर्तमान समय में क्या कहते हैं? पटना कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? पटना। तो जो 4 प्रांतीय केंद्र बनाए वह कौन कौन सा जगह था? तो 1 नंबर में बनाया तक्षशिला, यहाँ से सत्ता को कंट्रोल करना, है ना। दूसरा था उज्जैनी, तीसरा था तोसली, चौथा था स्वर्णगिरी। तो ये सभी मैप पर कहाँ है, इसको आपको नीचे दिखाया जाएगा। अशोक के अभिलेखों के अनुसार पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर, तो जैसे कहेगा पश्चिमोत्तर, तो देखिए ये पश्चिमोत्तर कह रहा है, तब पूरब ये हो गया, तब पश्चिम ये ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, तब पश्चिम उत्तर, तब पश्चिम है ना, पूरब के बाद पश्चिम और उत्तर, तब पश्चिम और उत्तर के जो बीच वाला भाग है यही क्या हो गया? पश्चिम उत्तर हो गया। तो पश्चिम उत्तर से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा हो, उत्तराखंड हो, है ना, यहाँ तक के स्थान जैसे संदेश में उत्कीर्ण मिले हैं, मैंने बहुत वहाँ तक उसका शासन रहा है, ऐसी ऐसी जो है सबूत साक्ष्य जो है मिले हैं। तक्षशिला और उज्जैन दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे, जहाँ से लोग जो है व्यापार करते थे। स्वर्णगिरी कर्नाटक में स्थित है, यहाँ सोने की खदान थी। सोने की खदान कहाँ मिली है? स्वर्णगिरी। कहाँ है? कर्नाटक। साम्राज्य के उचित संचालन के लिए जमीन जो है और नदी दोनों मार्गों के आना जाना पर बना रहता था, है ना। साम्राज्य के लेकर जो है उचित संचालन हो सके, तो उचित संचालन हो सके साम्राज्य में, तो क्या सड़क मार्ग से भी लोग आवागमन करते थे और साथ ही स्थल मार्ग से भी आवागमन चलता था। अब राजधानी से जो प्रांत तक जाने की कई जो है सप्ताह, महीने तक का क्या होता था? समय लग जाता था। अब प्रांत में आपको जाना है राजधानी से तो समय लगता था, क्योंकि पहले तो हेलीकॉप्टर वगैरह था नहीं, सवारी था नहीं, है ना। तो ऐसे में यात्रियों के विश्राम तथा खान पान की क्या कर दी गई थी? व्यवस्था जो है जगह जगह पर कर दी जाती थी। और सुरक्षा का कार्य जो है सेना को क्या कर दिया जाता था? सौंप दिया जाता था, ताकि जो है सेना क्या कर सके, जो सुरक्षा का काम है, तो सुरक्षा का काम कौन करेगा? वह सेना करेगी, है ना। तो मौर्य वंश की जो सेना थी वह बड़ी ही शक्तिशाली और ताकतवर थी, है ना। तो सेना भी अगर सेना मजबूत नहीं होता तो राज्य जो है विस्तार ज़्यादा नहीं कर पाता, है ना। अब बात आती है सेना की। तो सेना जो है मेगास्थनीज के अनुसार, तो मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? तो यूनान का राजा जो था सेल्यूकस, इसका राजदूत था, है ना। तो राजदूत जो था, तो यूनान से ये राजदूत के रूप में राजदूत था यूनान का, तो ये कहाँ आया था? भारत। तो भारत में किसके शासनकाल में आया? तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त के शासनकाल में। तो जब ये आया तो कुछ दिन तक बहुत समय व्यक्त किया जब भारत में, तो इन्होंने चंद्रगुप्त के बारे में मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी, इंडिका। मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी? मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी? इंडिका, है ना। इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इसके अनुसार इस पुस्तक में सैनिक गतिविधियों के लिए सीमित और 6 उप समितियां बनाई गई थी। मतलब जो है इसके अनुसार कितनी तरह की सेना थी? तो 6 तरह की सेनाएं बनाई गई थी। मौर्य साम्राज्य के पास विशाल सेना था, है ना। अब 6 तरह के कौन कौन सेना था इसको समझिएगा।
नौसेना था, यातायात की सेना थी, पैदल सेना थी, अश्वारोही थी, रथारोहण था, हाथी का संचालन था, है ना। अब नौसेना जो समझ सकते हैं आप लोग, नौसेना क्या होता है, जो पानी में होता है ना। यातायात माने जो सड़क को बनाने वाली जो सेना थी, पैदल भी सेना थी, अश्वारोही जो घोड़ा से युद्ध करने वाली अलग सेना थी, है ना। हाथी वाला सेना जो है अलग थी, है ना। रथ वाली सेना अलग थी। तो ये सारी चीज़ें बनाई गई थी और इतने तरह के जो है सेना उस समय थे। अब ये सारी सेना जो है, जरा सोचिए, इतना सेना को डेवलप करना, इतना ज़्यादा विस्तार करना, इससे आप समझ सकते हैं चंद्रगुप्त का जो दिमाग है बहुत हद तक बेहतर होगा और बहुत अच्छा डिसीजन लेने का काम करता होगा। और उसके पास जो सेना प्रमुख रहता होगा या सेना का जो कमांडर रहता होगा, ऐसे तो राजतंत्र में जो है सेना का कमांडर इन चीफ जो होता है वो राजा ही होता है, लेकिन जो इसके सलाहकार रहे होंगे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे अच्छे सलाहकार रहे होंगे, है ना। अब बात आती है उप समितियाँ की। तो उप समितियाँ में क्या था, उपकरण को ढोने के लिए बैलगाड़ी का प्रबंध करना, है ना, सैनिकों को भोजन की व्यवस्था करना, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, सैनिक की देखभाल के लिए सेवकों की नियुक्ति करना। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है अन्य उप समितियाँ करती थी। अब कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का महत्व। तो मौर्य साम्राज्य का महत्व क्या है, तो इसको समझना है तो सबसे पहले आपको जो कुछ साक्ष्य और सबूत हैं उसी के आधार पर हम लोग देखेंगे। 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास को लिखना शुरू किया तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का प्रमुख काल माना गया। माने इतिहास में जो है महत्वपूर्ण काल, महत्वपूर्ण समय अगर कौन रहा है तो वह मौर्य काल का समय रहा है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल का। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बाद कौन आया, बिंदुसार आया, अशोक आया, बृहद्रथ आया। तो इन सभी लोगों का शासनकाल कैसे रहा है इसी चीज़ों को जानना है, क्योंकि पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा एक अखंड भारत बनाया गया था, है ना। अब जरा सोचिए कि भारत से लेके पाकिस्तान से लेके अफगानिस्तान तक, काबुल तक, ये सारे जो है भारत का ही एक छत्र छाया, एक राज हुआ करता था। तो जरा सोचिए कि कितना शक्तिशाली ताकतवर राजा रहा होगा, है ना। मौर्य काल की मूर्तियां जो है क्या है, सराहनीय थी। मौर्य काल में जितनी मूर्तियां बनाई गई हैं या जितनी भी मूर्तियां मिली हैं तो ये कलाकारी का जो है नमूना है और कला को प्रदर्शित करता है, यानी अच्छी कलाकारियाँ थी, अच्छा कला था उस समय, है ना, मौर्य के शासनकाल में। मौर्य काल के शासकों ने अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी उपाधियां नहीं जोड़ी है, मतलब जैसे महाराजा, धीराजा, सरदार, सरकार। मतलब जैसे गांव में देखते हैं कि बहुत सारा छुछला लड़का सब है, जब ना गांव में 5 गो लोग ना चिंता होगा, लेकिन फेसबुक पर लिखेगा दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा, जबकि उसको देखकर कुत्ता भी भौंकता है ना। तो कोनो घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और अपने नाम के आगे लगाएगा सरकार हैं, हम मतलब बहुत सारी उपाधियां जो है लगा सकता है। बहुत सारा लोग जो है घर में, गांव में कोई पूछता नहीं है, रोज लात जूता खाता है और फेसबुक पर लिखता है हम शेर हैं। अरे तो शेर तो जानवर होता है ना। तो ये सारी चीजें जो है होती रहती है ना। तो इतिहासकारों ने अशोक के एक महान सम्राट माना है ना। राष्ट्रवादी इतिहासकार के लिए अशोक एक प्रेरणा का स्रोत माना जाता है ना। मौर्य साम्राज्य में मात्र 150 वर्ष तक ही चल पाया, लेकिन भारतीय इतिहास में इसे महत्वपूर्ण माना जाता है ना। तो मौर्य काल का समय जो है मात्र 150 वर्षों तक ही चला है, लेकिन उतना ही में इसको बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली ताकतवर माना जाता है ना। दक्षिण के राजा तथा सरदार, तो इस टॉपिक को जो है हम लोग अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए आप इजाज़त, और आपको यह वीडियो कैसा लगा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलिएगा, ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।